जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और विवादों की राख से जो बारूद बने उसे ही सियासत का विश्वनाथ कहते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में हमारे आज के मेहमान हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह रहे, बीजेपी की अटल सरकार के कालीचरण रहे, लेकिन अब सियासी मैदान में बीजेपी के जानी दुश्मन कहे जाते हैं, जो कांग्रेस के हाथ से निकले और अब ममता बनर्जी के मेरे अपने हो गए। स्वागत करते हैं देश के बिहारी बाबू शॉटगन सिन्हा, टीएमसी के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी शत्रु जी अपने चिर परिचित अंदाज में, लेकिन शत्रु जी आज हम भी पूरी तैयारी से आए हैं। वो तो दिख रहा है, पूरी तैयारी से, और आपको किसी भी सवाल में हम खामोश नहीं कहने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, इस शो के बाद हमारी ऑडियंस ये जरूर कहती नजर आएगी कि आज टीवी 9 भारतवर्ष में छेनू आया था। मेरे साथ यहां पर आप देख रहे हैं पूरा दल बल, पूरा दस्ता, पूरी फौज यहां मौजूद है मेरे कलीग्स की, और ये अपने अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आज शत्रुघ्न सिन्हा साहब से सवाल करने वाले हैं। इन सब के पास जो सवाल हैं वो आपको इनके साथ ही यहां इस तस्वीर में नजर आ जाएंगे। उनके नामों के साथ उनका जो टॉपिक है वो किस पर सवाल करने वाले हैं यहां आपको इस समय स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये मेरे कलीग्स तो इस समय पूरी तैयारी के साथ हैं ही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उधर भी, उस पार भी देखिए जरा, उधर निगाह डालिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा एक दस्ता मौजूद है और साथ में फिल्म क्रिटिक भी मौजूद है। बहुत स्वागत करता हूं आप सबका, और आप प्यारी ऑडियंस का भी। मुझे मालूम है आप बहुत बहुत एंजॉय करने वाले हैं शो, बिल्कुल वैसे जैसे सर की किसी भी फिल्म को आपने आज तक एंजॉय किया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शत्रुघ्न सर, आपका नाम शत्रुघ्न है ये सब जानते हैं, लेकिन आप 4 भाई हैं और उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। ये मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं। और साथ में ये कि आपके 2 बेटे हैं, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश है, और ये भी कि आपके घर का नाम रामायण है। इसलिए मैं इसी मुद्दे के साथ आज शुरू करना चाहता हूं। विवाद इस बात पर है कि रामचरितमानस की चौपाइयां समाज में विभाजन पैदा कर रही हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, तमाम टीवी 9 का, टीवी 9 भारतवर्ष का, जितने हमारे विद्वान मित्रगण आए हुए हैं यहाँ पे, जितने हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार जन हैं, और हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के दौर पे जितने लोग यहाँ बैठी हैं, चाहे निधि हैं कि प्रीति हैं कि हमारी सुमेरा हैं कि बाकी आप तमाम लोग। क्या बात है सर, क्या मेमोरी है आपकी। आई मस्ट से। दिनेश जी, आपका नाम भी ले रहा था। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, आपको कहना चाहूँगा कि हाँ, आपकी बात में दम है। हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। मैं तो खैर कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सका, प्रीफिक्स नहीं लगा, और मैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये बात अलग है कि जो डॉक्टर नहीं बन सका, एक दिन देश में भारत का स्वास्थ्य मंत्री बन गया, हेल्थ मिनिस्टर बन गया। कभी कभी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि जो कंपाउंडर बनने लायक नहीं था वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है, तो जब एक चाय वाला पीएम बन जाता है तो हल्ला क्यों होता है सर? हाँ, पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं है इस बात का, ये प्रोपेगेंडा है कि चाय वाला पीएम बना है। ना चाय कभी बेची है, मुझे नहीं लगता उनको चाय बनाने भी आती होगी, लेकिन अब हल्ला है कि चाय प्रमोशन किया गया। इसीलिए कई लोग कहते हैं प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं। ये प्रचार किया गया है कि चाय बेचते थे। कब चाय बेचा? कोई क्लास फेलो उनका आज तक मिला है? कोई चाय बेचने वाला उनका कोई सहपाठी या कोई आदमी है जो कह सकता है कि हमने चाय बेचते उनको देखा है, कहीं सुना? जिस वक्त उस स्टेशन की बात करते हैं, कुछ लोग करते हैं उनके, उस वक्त वो स्टेशन पैदा भी नहीं हुआ था वहां पे। तो ये बात, लेकिन फिर भी आप कह सकते, आपकी बात में दिनेश ये दम है कि अगर कंपाउंडर के लायक नहीं है वो हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है, तो मैं समझता हूं कि कोई चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? लेकिन मैं एक चीज, एक खास मुद्दे पे आपको आकर्षित कर रहा था
कि यहाँ पे जब मैं रामायण में, मकान का नाम रामायण है, बच्चे भी आपने कहा लव कुश हैं, एक बेटी है सोनाक्षी है, लेकिन मनोज कुमार जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं और बहुत बड़े भाई समान हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स। अफसोस है कि उनको आज तक कोई पद्म भूषण या भारत रत्न वगैरह नहीं मिला, जो उनको जरूर मिलना चाहिए था। वो मनोज कुमार साहब ने एक बार कहा था मेरे बारे में, शत्रुघ्न अपनी लेट लतीफी के लिए बहुत मशहूर है या बदनाम है। शत्रुघ्न लेट लतीफ है, इसीलिए रामायण में इसकी एंट्री शत्रुघ्न बनकर हुई, समय पे आता तो राम बनकर पैदा होता। तो ये मनोज सर, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के स्टैंड के साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए, मैं इस विषय का विद्वान नहीं हूं और मैं इस कंट्रोवर्सी को इतनी जल्दी इसमें हवा नहीं देना चाहता, इतना जल्दी इसको नहीं फैलाना चाहता हूं। मैंने ना उस सब्जेक्ट को पढ़ा है ढंग से, हालांकि रामायणवासी हूं, लेकिन मैं उतना विद्वान नहीं हूं। मेरे परिवार में और बहुत लोग, माता पिता ये सब जो गुजर गए स्वर्गीय, वो लोग बहुत इसके कायल थे, बहुत ही मानते थे, बहुत ही पढ़ते लिखते थे। मेरा उतना नहीं है। मैं सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखता हूँ, सर्व जाति समभाव में, सर्व जात समभाव में मैं विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी किसी कंट्रोवर्सी को मैं हवा दूं जिसकी वजह से कहीं समाज में या जाति या जात में विभाजन हो। लेकिन आपके घर में श्री रामचरितमानस होगी निश्चित रूप से, पूजा का जो आपका घर होगा उसमें निश्चित रूप से रखी होगी, और वैसे में ये बात कही जा रही है तो मैं चाहता था कि आप इसमें बेबाक होकर बोले। लेकिन सुमेरा पूरी पढ़ाई करके आई है इस मामले, आप कह रहे हैं कि सुमेरा तो बहुत गुणी है, विद्वान है, बहुत अच्छी है, वो समझदार है, मैच्योर्ड है सुमेरा। सुमेरा करके आई है तो मुझ पे बी काइंड टू मी, थोड़ा मेरा ख्याल रखते हुए। जी, रामचरितमानस पे भी अगर हम उसकी डिटेल में ना भी जाएं तो आप राजनेता तो हैं और राजनीति आप करते रहे हैं। इसके इर्द गिर्द अब हो रही है राजनीति, इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए क्या वापस एक बार फिर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को एक बार फिर हवा देने की कोशिश है क्या 2024 के पहले? तो क्या 2024 के पहले इस मुद्दे को या इस तरह के मुद्दों को सामने रखकर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को फिर हवा देने की कोशिश है? सुमेरा, इस मामले में उनसे सवाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा जिन लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की है, जिन्होंने धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान में, अलग समुदायों में झगड़ा कराने की कोशिश की है, जिनके पास कुछ अपना विषय नहीं होता है, मुद्दे नहीं होते हैं, तो इन मुद्दों को गर्म किया जाता है ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से और लोगों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। जाति में भी ये देखा गया और जात में भी देखा गया, अगड़ा पिछड़ा। इस पे मैं सबको देखता हूँ भारत माँ के संतान की तरह, और जो मेरी नजरों में भारत माँ के संतान है वो हमारा अपना है और हम उसे अपने सीने से लगाते हैं, बस। लेकिन शत्रु जी, अभी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी उठा रही है। अभी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो जिनको आप कह रहे हैं या जिनकी तरफ आपका इशारा है कि वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। मोहन भागवत जी ने तो बयान भी दे दिया, उन्होंने कहा कि पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई थी जातियां। पहले तो उस पर आपका क्या पक्ष है? ये पंडित और ब्राह्मण क्या अलग अलग हैं? पंडित और विद्वान जो वो फर्क बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पर्यायवाची शब्द भी हो, कई लोग पंडित जो विद्वान को ही पंडित कहते हैं, और अक्सर देखा गया है जो पंडित हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, ऐसा देखा गया है। कई लोग आपको बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे पंडित रहे जो विद्वान रहे, और विद्वान जो है वो पंडित रहे, तो ये पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है। मैं मोहन भागवत जी का बहुत आदर करता हूँ, तो मैं अभी चूंकि उनके बयान को देखा नहीं है, सुना नहीं है, अभी आपने कहा, तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव बहुत डायनेमिक है, बहुत डैशिंग है, बहुत होनहार है, बहुत समझदार है, बहुत लोकप्रिय है, उसकी बहुत ही लोकप्रियता है। और अखिलेश यादव ऐसा है जिसके अंदर में आप यूपी का क्यों, कुछ हद तक भारत का भविष्य भी देख सकते हैं आप। ऐसा है उसके अंदर, अखिलेश यादव सक्षम है। अब उसने जो कहा है, क्यों कहा है, मैं जब तक इसको नहीं समझूंगा तब तक मैं अखिलेश यादव की बात का ना तो खंडन कर सकता हूं और ना ही समर्थन कर सकता हूं। मेरे बाकी के जो साथी हैं वो आपसे बात करने के लिए बेकरार है, लेकिन जरा ये देखिए, यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा, 5 एंकर और इतने सारे हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ
आज जो बातचीत का सिलसिला वो आगे बढ़ने वाला है, लेकिन यहां पर ये रैपिड फायर शत्रुघ्न सिन्हा सर के साथ एक बार, इससे ये लोभ हम समरण नहीं कर पा रहे। जरा देखिए, देश की दीदी नंबर 1 कौन? देश की दीदी नंबर 1 कौन? शत्रुघ्न सर, और जो ये वस्तुनिष्ठ सवाल है, इसमें विकल्प जो है वो है प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी। आपका जवाब सर। कमाल है, अभी ममता जी के छोड़कर बाकियों को मेरी दीदी बनाओगे आप? देश की दीदी, देश की दीदी कौन? सवाल ये था सर। प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, देश की दीदी नंबर 1 कौन? देखिए, एक चुनना है कोई। पूरे जगत की या देश की भी अगर कोई दीदी मानी जाती हैं और जानी जाती हैं तो वो है ममता बनर्जी। चलिए, ममता बनर्जी, ये इस पर मोहर लग गई। लेकिन अगला सवाल क्या है रैपिड फायर का? 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन? ये चेहरे सामने है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल। कौन सा चेहरा पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष का सर? देखिए, इसमें तमाम लोग या खासकर कई सारे लोग बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही काबिल हैं, एबल हैं, कैपेबल हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन्हें अपने उम्मीदवार कौन, मैं तो कहता हूँ दावेदार कौन होगा, इसका अंतोगत्वा फैसला भारत की जनता का। मतलब कोई एक नाम आप इसमें से नहीं लेंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर बहुत कामयाब हुई है, वो फ्रंट रनर बन के आज दिख रहे हैं, तो ममता बनर्जी, जो मैं शुरू से कहता था और आज भी कह रहा हूँ, वो 2024 के इलेक्शन में जरूर देश में एक गेम चेंजर बन के खड़ी होंगी। चलिए, अब आपको हिंट्स लेने पड़ेंगे। 2 नाम इसमें से ले दिए गए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। अब इसमें से कौन फ्रंट रनर होगा, उन्होंने उसके लिए टाइम, एक तरीके से टाइम जवाब देगा कह दिया है। अब जरा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा ये है, और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या कहते हैं, बेहतर प्रधानमंत्री कौन है शत्रु सर, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? अरे, ये तो कोई कहने की बात है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। हालांकि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हैं, सोसाइटी के फ्रेंड हैं, हम सब कदर करते हैं इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सबसे काबिल कौन है, सबसे होनहार कौन है, सबसे ज्यादा दुनिया में किसकी कदर हुई है, उसके अर्थशास्त्र से लेके उनके मैनेजमेंट से लेके हर चीज की, तो इवेंट मैनेजमेंट वो नहीं करते रहे। इवेंट मैनेजमेंट हमारे मित्र करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी, मैं कहूंगा मनमोहन सिंह जी, बहुत विद्वान, गजब के, विश्व ख्याति प्राप्त ऐसा आदमी बिरला ही पैदा होता है। बहुत बढ़िया। ऑडियंस को लगता है जैसे बहुत या तो मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातें सुन रही है, और या फिर उसका ध्यान कहीं और है। और देखिए, सियासत की डगर कितनी रफ्तीली होती है। मनमोहन सिंह के बारे में पूरी बात कहते कहते नरेंद्र मोदी का नाम ले गए शत्रुघ्न सिन्हा सर। अब देखते हैं जरा क्या करते हैं। अब देखिए जरा, बेहतर प्रधानमंत्री के कौन के बाद अब अगला सवाल कौन? बिहार के लिए जिस जगह से शत्रुघ्न सिन्हा सर आते हैं, उसके लिए बेस्ट कौन? बिहार के लिए नीतीश कुमार बेस्ट है या तेजस्वी यादव? एक नाम लीजिएगा सर। इसके पहले रिस्पॉन्ड कर दूं कि आपने कहा दोनों का नाम लेते लेते, मनमोहन सिंह का नाम लेते लेते मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लिया मैंने। आप समझने की कोशिश, ये दोनों हैं मेरे अपने। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सियासत में, और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव बहुत ही योग्य है, बहुत हुनर है इसके अंदर, और इसकी बहुत फॉलोइंग है। तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मित्र बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने खुद कहा है कि अब जो है बिहार का भविष्य या भार, राजनीति का नहीं सरकार का भार अब ये संभालेंगे तेजस्वी यादव। तो उन्होंने खुद अपना इनके ऊपर चादर डाल दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा सर। आप लोगों ने भी अगर मार्क की हो तो ताली बजा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो नीतीश खुद कह रहे हैं कि भार तेजस्वी संभालेंगे। लेकिन सर, बहरहाल मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं अगला सवाल लेकर। बेहतर कलाकार कौन? ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है। बेहतर कलाकार कौन, शत्रुघ्न सिन्हा या अमिताभ बच्चन? जाहिर है शत्रुघ्न सिन्हा। ये बात अलग है कि शत्रुघ्न सिन्हा पा के बाद और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन को मानते हैं बेहतर, ये अलग बात है। हमारे दोस्त हैं अमिताभ बच्चन, हमारे चंद लोग जो हालांकि मुझसे सीनियर हैं,
लेकिन संघर्ष के दिनों में फिल्मों में मुझसे थोड़े जूनियर हैं, थोड़े, लेकिन हम लोगों ने साथ करीब करीब संघर्ष किया है, बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं, मैं उनके सामने भी कह चुका हूँ कि जहां तक सवाल है कि कौन कौन मानता है अपने को बेहतर कलाकार, तो मैं मानता हूं अपने आप को, लेकिन दुनिया मानती है। लेकिन दुनिया भले मुझे मानती हो, मैं मानता हूं अमिताभ बच्चन को सबसे बेहतरीन कलाकार। अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिन्हा खुद सबसे बेहतरीन कलाकार मानते हैं। जब मैं आपके लिए कह रहा था कि मैं आपको एक ट्रैप की तरफ ले जा रहा हूं, इस कारपेट में मेरा पैर फंसा और मैं गिरते गिरते बचा। तो आप जो अगली बार है, बड़ा सावधान होकर मैं रहने वाला हूं। अरे बाप, दूसरों के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए कहते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं उसको आप ट्रैप के तौर पर मत लीजिएगा। अब आगे देखिए 2024 में चेहरा कौन सा होगा विपक्ष की राजनीति का, इसको लेकर बड़े स्पेसिफिक सवाल शत्रुघ्न सिन्हा सर से अब होने वाले। मैं पूछ रही हूँ शत्रुघ्न जी, नमस्कार, निधि हूँ मैं। और 2024 की राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा ममता बनर्जी बहुत विद्वान हैं और एक बड़ी लीडर के तौर पर उभर रही हैं। आपने कहा अखिलेश यादव बहुत सक्षम है। आप कह चुके हैं कि राहुल गांधी बहुत काबिल हैं। तो मोदी वर्सेस कौन है 2024 में? मोदी वर्सेस ऑपोजिशन है। और मैं एक चीज और थोड़ा सा खुलासा कर सकूं, मैं कोई आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपने चूंकि कहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जमाना है ये, जैसे आपकी तरह आप लोग को देख के कह सकता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑपोजिशन से होगा। और इसमें ये कहने की अब जरूरत नहीं, घिसी पिटी बातों को लेके आते हैं, अरे बट ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा, और ये सब तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु, आफ्टर इंदिरा गांधी हु। लेकिन ऑपोजिशन में एक चेहरा नहीं है, सब नेता है। होगा, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव, केसीआर थर्ड फ्रंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई मंच पर साथ हम देख रहे हैं, केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी भी केसीआर के मंच में दिखी, नीतीश कुमार भी। मैं आसान कर देता हूं आपकी बात। इतने सारे एस्पिरेशंस हैं इस खेमे में, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और ऐसे में एकता बन नहीं पाती सर। नहीं, कोई बात नहीं, बन जाएगा, वक्त आएगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए दिनेश जी, यहाँ पे ये लोग जो हैं, एक तरफ इनकी कितनी यूनिटी है, किस हद तक यूनिटी और कितनी सीटों से यूनिटी रंग लाएगी, वो तो बात की बात है। पहली बात है, जो भी प्रधानमंत्री होता है, चाहे जिसके बारे में बातें हो रही हैं और जिसके बारे में लोग देख कर, सुन कर और कह के अपोजिशन तैयार कर रहे हैं पूरा, पहले उनको देखिए कि उनकी कहाँ गेन होती है। लेकिन ममता दीदी क्या राहुल गांधी के नाम पे सहमत हैं? मैं बताने वाला कौन हूँ? यहाँ इतने बड़े बड़े बैठे हुए पत्रकार, जो बैठे हुए हैं उनके पास आ जाते हैं। अवधेश जी बैठे हुए हैं, देखिए बहुत देर से। ये बाउंसर है, गुगली है, दूसरा है, क्या है, अब देख लेते हैं। बाउंसर गुगली नहीं, सामान्य सा सवाल है। मैं 9 अप्रैल 2019 का आपका एक बयान देख रहा था, जिसमें आप कांग्रेस में आने के बाद आप बता रहे थे टेलीविजन पर कि मैं जोश में नहीं होश में काम करता हूं और मैं वफादार हूं, अगर कांग्रेस में आया हूं तो लंबे समय तक यहां रहूंगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि साल के अंदर आप तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो उस बयान के क्या मायने थे? आप कितने वफादार रहे कांग्रेस के प्रति? वफादारी तो आप मेरे यहाँ तक देख रहे हैं कि मैं अकेला आदमी हूँ जो कांग्रेस से जाने के बाद भी अभी तक मैंने कांग्रेस की कोई शिकायत नहीं की है। ये नहीं कहा क्यों गया हूँ कांग्रेस से, हमने कहा जाने दो, उनको भी इस वक्त जख्मों में मरहम की जरूरत है, वो उनका अच्छा दौर नहीं गुजर रहा, मैं उनके खिलाफ अब कुछ नहीं बोलूंगा। शांति से एक नई दिशा में, लेकिन सही दिशा में आया। आपको तो पता होगा कि ममता जी से मेरी बहुत पुराना अफेक्शन रहा है, जान पहचान रहा है, मैं उनका बहुत कायल रहा हूँ। इनफैक्ट देश के नेताओं में अगर सही मायनों में जयप्रकाश नारायण जी से, जिनसे मैं प्रभावित होकर आया, उसके बाद किसी नेता की सिंप्लिसिटी का, किसी नेता के विजन का, किसी नेता की ईमानदार छवि का, किसी नेता के वो कर्मठता का, कैपेबिलिटी दिखाकर मैं कायल रहा हूं, तो ममता बनर्जी का रहा हूं। मैं अब आगे एक सवाल आपसे पंकज झा पूछने वाले हैं, मैं जरा इसके और इलेबोरेशन पर आऊंगा, लेकिन पहले पंकज। मैं समझ गया पंकज झा क्या पूछेंगे। अभी आप कह रहे थे तमाम लोगों के बारे में, तेजस्वी से लेकर नीतीश, ममता, राहुल गांधी, क्या आप नीतीश कुमार को नहीं मानते कि पीएम मटेरियल हैं? वो भी आपके मित्र हैं। झा जी, इसका जवाब मैं पहले कई बार दे चुका हूँ और आज कर दिया, आपने कंफ्यूज कर दिया। राहुल गांधी के लिए भी कहा, ममता बनर्जी के लिए भी कहा, इसीलिए पूरा कंफ्यूजन आप ही फैला रहे हैं। मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए कि आप वो सुनना चाहते हैं जो आपने ठान रखी है। आप सुनना चाहते हैं कि मैं वही बोलूं, वो नहीं होगा, मैं बता देता हूं। और यहाँ इतनी अच्छी ऑडियंस बैठी है, लोग बैठे हैं। मैंने कहा था
कहा था और आज भी कहता हूं, नीतीश कुमार में क्यों कमी है, नीतीश कुमार में क्यों नहीं वो क्षमता है, क्षमता। अब उसके बाद वो चाहिए रूले टेबल पर नंबर आना चाहिए, 22 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 32 नंबर जो खेलते Right. हैं वो बनेंगे तो आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। जिसके पास नंबर वो बनेगा सिकंदर। लेकिन अब जरा देखिए सर का ये एक और डायलॉग मैं आपको बताता हूं। अमीरों से गरीबों की हड्डियां तो चबाई जा सकती हैं, लेकिन उनके घर की रोटियां वो नहीं चबा पाते। ये भी सर का डायलॉग है और फिल्म है हमसे ना टकराना। अरे बाप, अभी अभी हिंडनबर्ग के बारे में हम सुन रहे हैं, रेवोल्यूशंस के बारे में हम सुन रहे हैं। अब जरा थोड़े वो सवाल आने देते हैं, जरा इकोनॉमी और हिंडनबर्ग से जुड़े हुए सवाल भी लेते हैं। जी प्लीज। नमस्कार शत्रुघ्न जी। प्रीति, आपसे सवाल इस बारे में कि आप सुन रहे होंगे आजकल बीते 24 तारीख से देखकर अभी तक आज 6 तारीख हो गई है, हम अडानी का नाम सुन रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि किस तरह से सेबी, रिजर्व बैंक आज भी क्लैरिटी दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। सरकार को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जानबूझकर इस मामले को उठाया जा रहा है? जब सरकार कह रही है, रिजर्व बैंक कह रहा है, सेबी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, शेयर बाजार अगर किसी भी कंपनी के गिरते हैं या उठते हैं ये सामान्य है, और इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है, तो विपक्ष क्यों इस मुद्दे को इतना ज्यादा तूल दे रहा है? आप प्रीति हैं ना? जी प्रीति जी, सबसे बड़ी बात कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है, तो एक तो आप भी मानेंगी, दुनिया मानती है कि ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ईमानदारी का साफ साफ होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को साथ चलना चाहिए। आज आपने कहा कि हिंडनबर्ग पे, चाहे आपने सेबी का जिक्र किया या आरबीआई का जिक्र किया, सरकारी संस्थाओं का जिक्र किया, इन सारी बात सरकार का जिक्र किया, ये लोग कह रहे हैं सब ठीक ठाक है। पहली बात, इनके पास ऑप्शन क्या है कहने का, और क्या कहेंगे? ये ठीक ठाक नहीं है तो औंधे मुंह गिर जाए, अभी आधा गिर चुके हैं, आधे औंधे मुंह और गिरे। ये कहना, एक बार मैं कंप्लीट कर दीजिए। दूसरी बात, आज के जमाने में पहले ये तो साबित हो गया कि कम से कम आप लोग जो है गोदी सर्कल के नहीं है, हम लोग आज गोदी सर्कल के नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं। ये बात बस कुछ लोगों में चल रही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त चल रही है, ऐसी चल रही कि देश में चारों तो आग लगे। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि शायद देश का सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला अभी सामने आया है, ऐसा लोग कह रहे हैं बहुत जगह। मैं ये नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा जब तक कि पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, और इन्वेस्टिगेशन ना होने दिया जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन होता है कि आपका जेपीसी की मांग होती है, करने दीजिए साथ। वो तो पहले खुद कहते, यही एक काउंटर क्वेश्चन है शत्रुघ्न जी, वो पहले खुद कहते थे जेपीसी की मांग हो रही है, पहले वो खुद कहते थे सांच को विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है। हमारे यहाँ, हमारे देश में जांच एजेंसियां हैं, जांच करेंगे। आपने भी कहा it's too early to say। 98% जो है जांच एजेंसियां पिछले 8 साल में 98% जो उसने सिर्फ विपक्ष के ऊपर रेड किया, वो जांच एजेंसियां। क्रेडिबिलिटी कितनी है? सरकार कहती है, उनके सरकार के मुखिया ने भी, लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे हर साल, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अभी तक तो 8 दूनी 16 करोड़ 18 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, 18 लाख भी शायद नहीं मिले होंगे। तो ये जो कहते क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। आप कह रहे हैं कि आपकी बात पे यकीन है लोगों को, आपने खुद इतना तो आप भी, आपके घर वाले ये मानते होंगे कि जहां अपोजिशन का कोई बुला मिला, कुछ बात है कि सीधे उस पर रेड कर दो, रेड करवा दो। कैसे रेड हुआ है आपने देखा, सबने देखा है। और जबकि 95% से ऊपर जो रेड्स हुए सिर्फ अपोजिशन पे है। आप बता दें रूलिंग में किसे हुआ हो। और दूसरी बात, रूलिंग में अगर किसी पे हुआ हो भी रहा था, जैसे ही उसने ज्वाइन कर लिया, वो दूसरी पार्टी में गया और ज्वाइन करके फिर वापस रूलिंग में आ गया, केस ठंडे बस्ते में गया। तो क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है आप जो कह रहे हैं। और दूसरी बात कि एक सवाल और सुनने में आता है, लोग कहते हैं साहब विदेशी कंपनी ने कह दिया, हिंडनबर्ग तो विदेशी कंपनी है, तो क्यों भाई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। इसके पहले बोफस पे किसने कहा था? बोफस में भी तो बोफस में तो बात नहीं, लेकिन ये तो फिर यहाँ के एक न्यूज प्लेटफॉर्म ने उसको उठाया था ना सर। और दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूँ, यहाँ के न्यूज प्लेटफॉर्म उठा लिया है, आप लोगों ने उठा लिया, हम सब ने उठा लिया। अच्छा सर, एक बात ये बताइए,
अडानी को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि असल में ये वामपंथियों की तरफ से किया जा रहा हमला, ये देश पे हमला है, ये अडानी पर नहीं, ये देश पर हमला है। इसको लेकर वो लोग जो ये कहते हैं उनको आप क्या कहते हैं? मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैडम गांधी, उससे भी सहमत नहीं हूं जब कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। वो सब बात सही नहीं है। क्यों? हिंदुस्तान में आप जैसे लोग नहीं है, अपने अच्छे अच्छे लोग नहीं है? हमारे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया बढ़िया काम नहीं हुआ है? सर, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, टीएमसी में है, और इनका एक डायलॉग मैं आपको बताता हूं बेताज बादशाह से। कहते हैं हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। अब जरा मैं गौतम लाहिरी दा के पास आता हूं। गौतम दा, आपका सवाल क्या है? नहीं, पहले तो दो छोटे छोटे सवाल है। एक तो है, आपको माना जाता है बिहारी बाबू, तो आसानसोल के जीतने के बाद कि आप अपने आप को बंगाली बाबू मानते हैं? और लोग मानते हैं, लोग मानते हैं मैं बिहारी बाबू भी दूसरी हूँ, बात, बंगाली आपने बाबू, जो- बस सही माने में हिंदुस्तानी बाबू। दूसरी छोटी सवाल है, आपने जो हिंडनबर्ग का सवाल उठाया, अभी जो चर्चा हो रही थी, बंगाल में बहुत सारे घोटाला के बारे में आजकल चर्चा है, तो उसमें बिहारी हो हिंदुस्तानी शत्रुघ्न सिन्हा खामोश है? नहीं, वो आप जो कह रहे हैं जो घोटाला हुआ हो, एक तो मेरी जानकारी में नहीं था, उस पर लाया नहीं गया, बाद में आपके अखबारों के जरिए से आया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका वो इम्पैक्ट, उसका वो रूप, उसका वो विस्तार जो अभी आप देख रहे हैं कि आपको 4 दिन के अंदर में देश के इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी का जरिए हो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जरिए हो कि और एजेंसी के जरिए आपका 11-12 लाख करोड़ और होता ही जा रहा है, और वो 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर हो गया। ये तो ऐसा घोटाला है, बहुत दर्दनाक, बहुत गंभीर, बहुत शर्मनाक घोटाला है ये करके। सर वो सब घोटाला जो था आपने कहा, वो आपको तो पता ही है बहुत छोटे लेवल का था सर, इसके मुकाबले में ये तो नेशनल लेवल का हो गया, इंटरनेशनल लेवल का हो गया। हाँ? छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, ठगी तो ठगी है। ये तो दिनेश जी जो कहते हैं, जो मेरा डायलॉग बोलते हैं कि वो फिल्मों का अच्छा लगता है, मर्डर तो मर्डर है, चाहे 20 साल पहले हो 10 साल पहले हो, ठीक है, ठगी ठगी है, बट एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल लेवल, वहां पे कितने लोगों के सपनों पे आघात हुआ, कितने लोग बर्बाद हुए। तो सर कुछ लोगों ने लूट मार की होगी, कुछ लोगों ने की है, जिसको हो रहा है, जेल में भी हैं लोग, शत्रुघ्न है ना, जेल में, ठगी तो ठगी है, जेल में है ना, इनको तो ज्यादा पता है सामने। तो यहाँ भी आने दीजिए, अगर गलती है पाया गया, बचा क्यों रहे हैं, दबा क्यों रहे हैं, छुपा क्यों रहे कौन बचा रहा है? सवाल मेरा शत्रुघ्न सर कौन की बचा रहा है? प्रीति, शत्रुघ्न सर की एक फिल्म है, ये आपको पता है कौन छिपा रहा है? बताइए। कालीचरण। ताली बजाइए। कालीचरण से एक और डायलॉग, कालीचरण का एक और डायलॉग सर का, आज के जमाने में तो बेईमानी ही एक ऐसा धंधा रह गया जो पूरी ईमानदारी से किया जाता है। आनंद जी, आपका सवाल क्या है? शत्रु सर, आपने कहा कि 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा या फिर पीएम कौन बनेगा जनता तय करेगी, लेकिन 8-9 महीने पहले अगर हम जाएं तो दिन में 3-4 बार रोज ममता दीदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या केंद्र की बीजेपी सरकार उनको कोसा करती थी, भले बीएसएफ का दायरा बढ़ाना हो या जो भी मुद्दे हो। लेकिन एक बैठक होती है राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले, जिसमें असम के मुख्यमंत्री रहते हैं, ममता दीदी रहती हैं, तस्वीरें भी सार्वजनिक की जाती हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के तेवर ढीले पड़ गए, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो उस बैठक में क्या हुआ था जिसके बाद उनके तेवर ढीले पड़ गए, और साथ ही साथ उसका रहस्य क्या, क्या चर्चा क्या हुई थी, क्या टीएमसी और ममता बनर्जी का जो नेशनल एम्बिशन है अब खत्म हो गया उस बैठक के बाद? खेला होबे की महान नायिका, खेला होबे की महान नायिका ममता बनर्जी के बारे में ऐसा कहना कि उसके तेवर ढीले पड़ गए हैं, या कई लोग कई बार कहते हैं कुछ डील हो गया है। अरे वो ममता बनर्जी हैं जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने, मित्रों ने वहां पे नारा दिया था, अब की बार 200 के पार, अब की बार 200 के पार, और उनके पैरों में चोट लगी थी। चोट कैसे लगी उस पर नहीं कहना चाहूंगा, चोट लगी, वो व्हील चेयर में बैठ के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए। धन शक्ति का, गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर का जवाब, और धन शक्ति का जवाब अपनी जनशक्ति से दिया, और अपने नेतृत्व से दिया, अपनी लीडरशिप से दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी से दिया, अपनी इंटीग्रिटी से दिया। और वो ममता बनर्जी जिस तरह से उन्होंने एकदम आज तक का सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए
इस मामले में पॉलिटिकली विश्व नायिका बन गई। उनके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा सर, वो लोग ये कहते हैं कि जिस बॉलीवुड का डंका बजता था, आजकल तो साउथ की फिल्में उसको काफी काफी पटकनी दे रही है। उधर 4-5 हिट हो जाती हैं, तब यहाँ मुश्किल 1 का नंबर आता है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका दिनेश, आपने बहुत ही एकदम दुखती रग पे हाथ रखा। इसलिए आज हम कहेंगे फिल्मों के मामले में कि बहुत हद तक लोग पठान की बहुत तारीफ कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं कि इतने विरोध के बाद, गतिरोध के बाद कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की, टोकने की कोशिश की, लेकिन आज पठान फिर से उस श्रेणी में अपने आप को ले आया जिस श्रेणी का बहुत दिनों से फिल्मों आपने देखी है सर फिल्म? मैंने नहीं देखी जरूरी। मैंने तो शोले भी नहीं देखी जो मुझे ही ऑफर हुई थी। मैंने तो दीवार भी नहीं देखी है जो मुझे ही ऑफर हुई थी। तो वो मतलब ही नहीं कि हम तो वो हलवाई हो चुके हैं, मिठाई बनाते हैं, खुद खाते नहीं है। नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे कंसर्न्स हैं और आपसे बेहतर कौन है उसको एड्रेस करने के लिए। आइए जरा सवाल लें। प्रतिभा मिश्रा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बॉलीवुड में हालिया ट्रेंड है बाइकॉट बॉलीवुड। इस पर पहले तो आप क्या सोचते हैं? हर फिल्म से पहले हम ये ट्रेंड देख रहे हैं और बॉलीवुड इतना बटा हुआ क्यों नजर आता है? 2 धड़ों में कोई भी इशू होता है हम देख रहे हैं 2 वर्ग हैं। कोई नेपोटिज्म पे बात कर रहा है, कोई जो 2014 से पहले तक पेट्रोल डीजल पर मुखर होकर बोलता था अब बोल नहीं रहा और अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट करता जा रहा है। देखिए, फिल्मों में जो है बहुत सारे भयभीत लोग हैं और बहुतों को भयभीत कर दिया गया है। कई बार आप देखे होंगे कुछ लोगों के, कलाकारों के कुछ ट्वीट्स सिमिलर आते थे, सिमिलर यानी फुल स्टॉप और कॉमा भी वही होता था। क्योंकि हमने सुना कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे 2 के अपने लोग हैं, या यूं कहें 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी के अपने लोग हैं। वो लोग यहाँ से ट्वीट करके भेजते थे उन लोगों के यहाँ कि ये आप कल मॉर्निंग में या शाम को भी निकलवा दीजिए इसको, तो ऑफिस से रिलीज होता है। अब हो गया है, वहां भी डिवीजन हुआ बहुत। आपने देखा उसके उसी बीच में हैशटैग और उसी बीच में सोशल मीडिया सामने। सोशल मीडिया को देखिए, कुछ भी कहिए आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बहुत पावरफुल मीडिया। सबको एक जुबान मिल गई है। आज सोशल मीडिया के जरिए आपको, हमें, किसी को भी जो चाहे वो कह सकता है, उसको तसल्ली होती है कि हम बोले, हमारी बात देखो, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने कई बार एक खास ग्रुप के लोगों ने या ट्रोल आर्मी ने घाटा भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन ट्रोल आर्मी की वजह से, फिल्म, सोशल मीडिया की वजह से बहुतों का बहुत फायदा भी हुआ है, सोसाइटी का फायदा हुआ। ऐसा नहीं कि कई बार अखबार या गोदी मीडिया जो नहीं, सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो नहीं कह पाती है, वो सोशल मीडिया कह देती है, तो बात तो आ जाती है, आपका प्रचार प्रसार तो जबरदस्त हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा इसमें कि इसमें बहुत ज्यादा इससे करने, अभी थोड़े हालात बेहतर हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग भयभीत हैं, ये डरे हुए क्यों हैं सर? ये डरना एक चॉइस है या कंडीशन है? ये चॉइस नहीं है, ये उनकी मजबूरी है और यहाँ का कंडीशन है। जिस तरह से उनको लगता है पंगा लेके कहाँ जाएंगे, पिक्चर रुक जाती है। पिक्चर, हम नहीं कर रहे राइट और रॉन्ग। कभी आपने सुना है किसी देश में कि पिक्चर रिलीज हो गई हो या पिक्चर रिलीज होने के कगार पे हो और उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका हो, बाद में उसको मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी सामने आता है और मोबोक्रेसी के आधार पे आप उस पिक्चर का फिर सेंसर सर्टिफिकेट वापस ले लेते हैं या कम कर देते हैं या काट। वे क्या मतलब है? कोई कलर तो, हर कलर ऊपर वाले का कलर है भाई, चाहे गेरुआ हो चाहे हरा हो। आपने कहा पंगा, तो मुझे कंगना रनौत की याद आ गई। वो नेपोटिज्म का बहुत बार जिक्र करती है, उस पर आपका क्या विचार? पंगा, वो लड़की अच्छी है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। पंगा बहुत कम लोगों ने तारीफ की, मैं बहुत कम लोगों ने फिल्मों में हमने तारीफ की क्योंकि वो सेल्फ मेड है, उसके अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता है और उसने अपने आप को साबित किया है बगैर किसी गॉडफादर के, सही मानों में। तो मैं तो उसके उस मामले में कदरदान हूँ। लेकिन बाकी बातें जो आप कर रहे हैं कि उसने जो बातें कही, या मैं उससे कायल नहीं हूं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया ने फिर आईना दिखाया। बहुत सारे सोशल मीडिया में आखिर देख लिए कि इतनी टैलेंटेड लड़की है और वो कंगना रनौत, उसके बावजूद आज उसको जहां होना चाहिए था मुंबई में, उस स्थान को नहीं ले पाई। लेकिन ये जो सर ये स्वर है आने वाले, ये जो तमाम तरफ से उभरते हैं, कहते हैं कि यूनिटी ओनली कैन मेक अ फोर्स फॉर्मिडेबल।
तो इसमें भारत जोड़ो यात्रा में जब शत्रुघ्न सिन्हा नहीं दिखाई देते तब भी लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं दिखे वो। अब देखिए, वो तो भारत जोड़ो यात्रा का मैं तो कहूंगा हर को करना चाहिए, ऐसा उद्देश्य बहुत ठीक है कि हर जाति को, जात को, मजहब को, सबको साथ लेके चलो। देखिए सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। सबसे पहले बिहारी बाबू को बिहार की बेटी की ओर से प्रणाम। मेरा नाम अंजलि है। प्रणाम। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल है। राहुल गांधी के बारे में आपने कहा कि ये यात्रा एक क्रांति लेकर आई है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है राहुल गांधी, लेकिन आपकी पार्टी की जो नेता है वो आपकी राय से सहमति नहीं रखती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। निमंत्रण मिलने के बाद भी वो गई नहीं। तो भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों को एकजुट क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी राय, ममता बनर्जी की राय क्यों भिन्न है राहुल गांधी पर? क्या नाम कहा आपने? अंजलि नाम है सर। अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने बयान से, आप जानती हो चंद लोगों में से हूँ, दिनेश जी आप भी जानते होंगे, मैं कभी अपना बयान वापस नहीं लेता हूँ। अगर सही बयान मेरा छपता है तो हमेशा कायल रहता हूँ उस पर, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। मैंने कहा और आज भी मीन करता हूँ कि यात्रा बहुत सार्थक रही, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से देश को जोड़ने का। हिंदू मुसलमान ये लिंचिंग हो रहा है, ये जात के नाम पे, मजहब के नाम पे एक दूसरे को दूर करने की बात जो हो रही है, वो सब हटो, आगे बढ़ो, देश का विकास करो, देश की आर्थिक उन्नति करो, एक गुट और एकजुट होकर करो। हमारे नेताओं को मैं जानता हूँ, हमें कहा गया, मैंने भी वो प्रोग्राम देखा था जो हमारे किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि वो हमारी बात से सहमत नहीं है। बरसात साहब उन्होंने ये भी कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा जो उन्होंने कहा है वो उनका निजी विचार। लेकिन सर, सही है, मैं निजी विचार दिया मैंने। सर, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं मोमो कॉन्सेप्ट है, कोई मोमो गठजोड़ है। ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी, कि नरेंद्र मोदी से डरती है ममता बनर्जी, इसीलिए कुछ भी खुलकर भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं कह रही है। ऐसे तीखी टिप्पणी ममता बनर्जी को लेकर की जा रही है, उसके बाद भी आपकी राय इतनी पॉजिटिव राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर। देखो ना अंजलि जी, ये पॉलिटिक्स में और शो बिजनेस में भी, लेकिन पॉलिटिक्स में ज्यादा आपको बुकेज भी मिलेंगे, ब्रिकबैट्स भी मिलेंगे। अभी हमने कहा कि ममता बनर्जी के बारे में ऐसा बोलना, जो खैला हौबे की महानायिका, उनके बारे में ऐसा बोलना कौन विश्वास करेगा? वो तो आयरन लेडी है विद अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, लेकिन आयरन लेडी है वो करके, उनके बारे में कौन मानेगा? ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल कहा मैंने एक बात अपनी कंप्लीट कर लूं अंजलि जी। उन्होंने कहा था मुझको कि शत्रुघ्न सिन्हा के निजी विचार है, तो मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि हाँ वो मेरे निजी विचार थे, लेकिन मेरी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, मैं स्पेट को स्पेट कहता हूँ, काले को काला और सफेद को सफेद कहता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि जो राष्ट्र हित में है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो आप सबको याद होगा मैंने नोटबंदी के खिलाफ बहुत बात की थी, और सबसे ज्यादा बात अगर किसी ने खिलाफ की थी नोटबंदी के तो हमने की थी कि देश का बेड़ा गर्क हो जा रहा है। वैसे जो चलन चला हुआ है सर, आपने कहा मैं आई कॉल स्पेट अ स्पेट एंड सफेद को सफेद, काले को काला कहता हूँ। अभी सियासत में आपके उधर बैठा हुआ कोई सुन लेगा ना पाले की दूसरी तरफ, तो बोलेगा ये देखो रंग भेद को समर्थन देते हैं। अब ये जरा अकु श्रीवास्तव जी के पास में आना चाहता हूँ। अकु सर का सवाल, हालांकि अकु सर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, सर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, देखता हूँ सवाल कैसे पूछते हो। मैं दोस्त क्या, इनका बड़प्पन है जो थोड़ा सा मान देते हैं। ये शत्रु भाई, आप ये बताइए कि उम्र के दौर में और जब 40 साल आप राजनीति में लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ममता दी के साथ है, तो ममता दी ने आपको जो सपोर्ट किया और अब आप उनको उनकी जो इच्छा या बंगाल वासियों की जो इच्छा या देश की जो इच्छा अगर कहें तो ममता दी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप, क्योंकि एक ऐसा चेहरा है जो सभी दलों में स्वीकार है, सबसे बात कर सकते हैं। मैं आज भी मानता हूं कि भाजपा में आपके भी उतने ही संपर्क और अच्छे, आपके बेटे की शादी में प्रधानमंत्री गए थे, और भी पार्टियों में आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं। आप क्या क्या कर गुजरने को तैयार है ममता जी के लिए, उनको पीएम बनाने के लिए? आप क्या क्या कर गुजरने के लिए तैयार हैं ममता बनर्जी जी को पीएम बनाने के लिए? अकु श्रीवास्तव जी ने बातें कही हैं, मैं अकु श्रीवास्तव जी का बहुत मानता हूँ, बहुत विद्वान आदमी हैं ये, और मैं कहीं इंटरव्यू दे भी चुका हूँ इनको बहुत जमाने से जानता हूँ। आपने पहली बात तो मेरी उम्र का जिक्र करते करते अब आगे निकल गया, अच्छा किया यहाँ लेडीज भी बैठी हुई हैं। उम्र का ज्यादा जिक्र करते तो खामोखा इमेज थोड़ी मेरी खराब होती, तो अच्छा संभाल दिया आपने, उसको छेड़ा नहीं आपने। दूसरी बात आपने की प्रधानमंत्री का हमारे बेटे की शादी में गए थे, तो उस पर वो मानता हूँ, मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। खास उसी शादी को अटेंड करने आए तो दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, सब सहयोगी भी हम उनके रह चुके हैं, या वो हमारे रह चुके हैं, पुराने आए थे, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ।
इसी बात से जोड़ते हुए अक्कू जी आपकी बात पे आऊंगा कि मैं किसी निजी को बनाने वाला कौन हूं? मैं इतना कोई आयरन मैन तो हूं नहीं मैं कि किसी निजी को बना लूंगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अब बनाने की क्षमता होती तो मैं खुद नहीं बन जाता। लेकिन हाँ, देश के किसी काम के लिए, अगर समाज को जोड़ने के लिए, कोई सार्थक काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए या कंट्री के प्राइड के लिए मुझे जो भी करना हो, जितना सामर्थ्य हो, मुझसे जो भी चाहे आप करवा सकते हैं और मैं आपके साथ हूं। इस मामले में साथ हूं, साथ था, साथ रहूंगा। शुरू से मैं करता आया हूं और अभी भी करने को। तो आप इस बार जब 2024 में लोगों को चुनाव मैदान में दिखेंगे तो पटना साहिब से दिखेंगे कि आसनसोल से दिखेंगे? वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। आपने तो ये कहा था कि हम पटना साहब से बाहर कहीं नहीं जाना चाहते, ये भी आपने कहा था, और आप अपने कहे हुए से नहीं, वो मजबूरी थी। आज बहुत सारे मित्रों को पता है, मैं सिर्फ ईवीएम मशीन पे ही नहीं कहूंगा, खेला हो गया, दूसरे टाइप का खेला हो गया वहां पे। वहां पे हमें पता था कि हमारे साथ खेल हो रहा है, कि हमें बहुत जल्दी थी और मुझे एक पार्टी चूज करनी थी और नेशनल पार्टी ही चूज करनी थी, इसलिए गया वहां पे। लेकिन हमें लोगों ने आगाह कर दिया था, और मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे कुछ इलेक्शन कमीशन के फ्रेंड्स लोगों ने भी, आप जानते हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स हर जगह हैं, उन लोगों ने बता दिया था कि वहां का तय हो चुका है। सर अब थोड़ी सी मैं हिमाकत करूंगा और आपको अब खामोश रहना है। आप दुनिया को खामोश कराते हैं, मैं आपको खामोश करने के लिए खामोश। और ये आपके पास प्लेकार्ड होगा, इसमें एक तरफ यस लिखा हुआ है, एक तरफ नो लिखा हुआ है। वहां पे रैपिड फायर के कुछ सवाल होंगे, वो आपके सामने लेकर आऊंगा, आपको यस या नो में जवाब देना है बगैर बोले। और ये रहे रैपिड फायर के वो सवाल बगैर वक्त गंवाए। शत्रुघ्न सिन्हा एंड 5 एंकर्स, ये रहे वो सवाल जो अब यस या नो के तौर पर जिनका जवाब हम देखेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी को सिर्फ ममता बनर्जी चुनौती दे सकती हैं, हां या ना? यह रहा सवाल। 2024 में नरेंद्र मोदी को सिर्फ ममता बनर्जी चुनौती दे सकती हैं, सर यस और नो? इसका मतलब कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन, वो जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब यहां मिल गया शत्रुघ्न सिन्हा जी से। अब जरा रैपिड फायर में दूसरा सवाल देखिए क्या है। क्या केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? यस और नो? यस अगेन। लेकिन और हालांकि ममता दीदी ये भी कहती नजर आई कई बार कि केंद्र सरकार का जरूरी नहीं है कि हर बार हाथ होता हो, तो ये भी एक बात है जो यहां ध्यान में रखना चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, यस और नो? शत्रु सर, आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, यस और नो? फिर दोहराता हूं, आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। शत्रुघ्न सिन्हा सर, यस और नो? ये है शत्रुघ्न सिन्हा। ये इनकी हाजिर जवाबी भी देखते जाइए, जहां इनको कुछ नहीं बोलना वहां भी कैसे बोल रहे हैं। अब अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला सवाल यह है, सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी? यस और नो? क्या सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी? यस और नो? क्या सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी? यस और नो? और उन्होंने प्लेकार्ड ऊपर उठा दिया और उनका जो जवाब है वो भी वो बता रहे हैं। अगले सवाल की तरफ अब आपको ले चलता हूं। रैपिड फायर नंबर 5, भारत जोड़ो यात्रा में ममता बनर्जी को शामिल होना चाहिए था, यस और नो? भारत जोड़ो यात्रा में खामोश। और वो जो कहते हैं कि यक्ष प्रश्न जो होता है जिसमें आपको आखिरकार रिएक्ट करना ही पड़ता है, ये वो सवाल था और उन्होंने प्लेकार्ड नीचे रख दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए था ममता बनर्जी को कि नहीं, इसमें उन्होंने प्लेकार्ड, हालांकि इससे पहले इससे मुश्किल सवाल आए लेकिन उन्होंने प्लेकार्ड को घुमा दिया। अब जरा देखिए क्या है भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये अगला सवाल, अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देना चाहिए क्या, हां या ना?
अमिताभ बच्चन को भारत रत्न मिलना चाहिए, अ क्लियर यस फ्रॉम शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि अदावत की चर्चा भी लोग करते हैं, लेकिन आप यारी देख लीजिए कैसी है। भारत रत्न मिलना चाहिए। और अब अगला सवाल भी है क्या? अगला सवाल यह है, नीतीश कुमार 2024 से पहले फिर पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे, रिस्क ले रहे हैं शत्रुघ्न सर आप। खैर अभी बोलिएगा मत, आप रिस्क ले रहे हैं। और अगला सवाल ये रहा, रैपिड फायर में अगला सवाल ये, नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, यस और नो? नरेंद्र मोदी अब तक के, ये ऑडियंस को थोड़ा सा नागवार या हैरानी भरा लगा, उसमें से नो, कुछ लोग ये कहने वाले रहे नो, उनके लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन ये शत्रु सर का अपना जवाब है। अब जरा जल्दी से, लोकप्रिय, बहुत जल्दी से। लोकप्रिय मैंने आपने कहा सबसे लोकप्रिय, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह नहीं थे क्या? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं सर, उसके लिए आपके पास रीजन होंगे। बहुत जल्दी से एक सवाल, क्योंकि हम बस आखिरी पड़ाव में। सर अभी जो रैपिड फायर में आए तो आपने ममता बनर्जी पे आके जीरो इन कर लिया। इससे पहले आप लंबा लंबा घुमा रहे थे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तमाम नाम, ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने कहा कंफ्यूजन हो रहा है। वो पंकज जी उसमें, या झा जी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस सवाल का जवाब तो बेहतर वही दे सकती है ना। मैं ममता जी का, मैं उनके तरफ से स्पोक्समैन बनकर तो यहाँ सामने आया नहीं हूँ। मैं तो उनका एक मजबूत सिपाही बनकर आया हूँ, चाहे एक सिपा सालार बनकर आया हूँ। तो इसका तो वही जवाब दे सकती हैं कि उनको जाना चाहिए था या नहीं गई तो किस लिए नहीं गई, राइट, या क्या आगे क्या सोच रही हैं, वो तो वो दे सकते। प्रदीप सरदाना सर के पास जाने वाला हूँ, वो एक सवाल आपके लिए सोचकर बैठे हो, लेकिन उससे पहले ये बिटिया आपसे कुछ पूछना चाह रही। हेलो सर, मैं रिद्धिमा कुमारिया हूँ, मैं भी पत्रकारिता की ही स्टूडेंट हूँ। गुड, गॉड ब्लेस। सर आपने बात करी थी कि आपने अपने बारे में बोला था कि आप कंपाउंडर तक का आपका नहीं था और आप हेल्थ में चले गए। उसी तरीके से मेरा सवाल है कि आप मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी की जगह, जहाँ पे एक इंसान के मेरिट, उसकी सक्षम होने की कैपेबिलिटीज जो हैं, उसके बेसिस पे उन्हें बड़े बड़े पोजीशंस पे डाला जाए? डेमोक्रेसी की वजह से कोई पद मिल जाना चाहिए या मेरिटोक्रेसी होना चाहिए, काबिलियत के आधार पर कोई पद मिले? सर मैं तो इनसे सहमत हूं उनकी बात से। मेरिटोक्रेसी, मेरिट को जरूर वो अहमियत मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए।